हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें जो पहली इकाई है आपकी वो पूरी हो चुकी है, और जो दूसरी इकाई है जिसमें पहला जो बिंदु है दूसरी इकाई का वो काव्य के गुण, फिर दोष। काव्य के गुण भी आपको करवा दिए हैं। अब दोषों पर चर्चा रहेगी, काव्य के दोष। इससे पहले मैंने आपको काव्य दोषों का जो अर्थ है, परिभाषा है, उसकी जो भूमिका है और विद्वानों के जो विचार आदि हैं उनको लेकर के अध्ययन करवाया है, उस पर चर्चा की है। आज अपने इस वीडियो में काव्य दोष के जो प्रकार है, काव्य दोषों के जो प्रकार है उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। काव्य दोषों के प्रकार। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बेटा, काव्य में जो दोष है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। शब्द, वाक्य, रस और अर्थ। मतलब ये प्रकार है 4 हैं। नंबर 1 शब्द दोष, नंबर 2 वाक्य दोष, नंबर 3 रस दोष और नंबर 4 अर्थ दोष। काव्य में दोष के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। तो काव्य में जो दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष और अर्थ दोष। इस प्रकार से काव्य में 4 प्रकार के दोष माने गए। आज अपने सबसे पहले शब्द दोष के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मतलब शब्द दोष किसको कहते हैं? देखिए बेटा, तो शब्द दोष वाक्य या कविता में कहां होता है कि जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होता है, जिस काव्य रचना में, जिस कविता में शब्दों को लेकर के जो विकार उत्पन्न होता है, या फिर वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर, वर्णों या शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े तो वहां शब्द दोष होता है। फिर दोबारा सुनिए बेटा, कि जिस कविता या काव्य में रचना में, जिस कविता या काव्य रचना में शब्दों को लेकर के जो विकार उत्पन्न होता है वो शब्द दोष कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहीं वर्णों या शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर, वर्णों या शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर, जब अर्थ का बोध होने से पहले ही, जब अर्थ का बोध होने से, बोध का मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े तो वहां शब्द दोष होता है। बात आगे होगी सुनने बेटा, कि जिस काव्य या कविता रचना में शब्दों को लेकर के जो विकार उत्पन्न होता है, या फिर वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर, जब शब्द असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े तो वहां शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्न प्रकार से होता है। शब्द दोष
निम्न प्रकार से। नंबर 1, यानी दोष, शब्द दोष के उपभेद कह लो। पहला है श्रुति कटुतव दोष। शब्द दोष में इसका उपभेद है। श्रुति, ये शब्द दोषों में चल रही है। श्रुति कटु, श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। सीधी सी बात है कि सुनने में जो कमी होगी, जो विकार होगा, कि जब किसी काव्य को, कविता या काव्य को पढ़ने सुनने मात्र से कानों में कटुता या कड़वापन उत्पन्न हो जाए, मतलब जब किसी कविता या काव्य को पढ़ने सुनने से कानों में कटुता या कड़वापन उत्पन्न हो जाए, तो वहां श्रुति कटुतव दोष होता है। इसके अतिरिक्त कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटुतव दोष माना जाता है। कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से भी जो दोष उत्पन्न होता है वह श्रुति कटुतव दोष माना जाता है। कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से जो दोष, जो विकार उत्पन्न होता है, वो श्रुति कटुतव दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, क्योंकि ये चीज है, इसके लिए काव्य की पंक्तियां हैं, वो आपको उदाहरण स्वरूप बतानी पड़ेगी। तो आगे उदाहरण है, देखत कबू कौतुक इते। देखू कबू कौतुक इते। देखू कबू, पंक्ति है बेटा, ध्यान दीजिए इनके ऊपर। देखू कबू कौतुक इते, देखो नेकु विचारी। देखत कबू कौतुक इते, देखो नेको विचारी। देखो कबू कौतुक इते, देखो नेको विचारी, कब की इकटक डटी रही। अगली पंक्ति, देखत कबू कौतुक विचारी, देखो देखत कबू कौतुक इते, देखू नेको विचारी, कब की इकटक डटी रही। देखू नेको विचारी, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुरिन डारी। ये काव्य की पंक्तियां, कविता की पंक्तियां आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। देखत कबू कौतुक इते, देखो नेको विचारी, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुरिन डारी। देखिए बेटा, श्रुति सुनने में ज्यादातर इन पंक्तियों के अंदर टय वर्ण का प्रयोग हुआ है। ये जो रस की अगर बात करें तो यहां श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ, और श्रृंगार रस में टय वर्ण या टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग होने के कारण यहां श्रुति कटुतव दोष है। श्रृंगार रस में
तय वर्ण के वर्णों का अधिक प्रयोग होने से यह श्रुति कटुत्व दोष माना जाए। आप देखें कि यहां जो नायिका है वो टटिया को उंगलियों से हटा करके नायक को देखती है। अब टटिया शब्द है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। अब टटिया का मतलब इससे है बेटा कि जो कक्ष है या घर का जो दरवाजा है उसको हटा करके वो नायक को देख रही है। भाव तो यह है, लेकिन सुनने में टटिया जो शब्द है वो बड़ा अजीबोगरीब शब्द है। इसलिए यहां जो दोष है वो कौन सा माना जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। ये था बेटा शब्द दोष का पहला भाग। इसके बाद में दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति चूकने से, इसका मतलब है चूकने से, जहां व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों के प्रयोग करने से, जहां मतलब क्या है कविता में या काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्द या पदों का प्रयोग किया जाता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। जहां कविता या काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग जब होता है या करने से च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न होता है। मतलब यानी अर्थात व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग करने पर, एक तरह से अशुद्ध शब्द का प्रयोग करने से च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। चूकने से, चूकने से हो जाता है कि जिस चीज का, जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए उसे सही प्रयोग न करने से चूक जाना। जैसे यहां भी पंक्तियां हैं बेटा, काव्य की कविता की पंक्तियां हैं, इसमें है मरम, आगे की पंक्तियां, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब देखिए बेटा, बोला, मरम बचन जब सीता बोला, सीता है लिंग की दृष्टि से क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। तो यहां बोला क्रिया है, यह क्रिया शब्द क्या होना चाहिए? बोली होना चाहिए था। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पद का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है बेटा। यहां आना क्या चाहिए था? स्त्रीलिंग का ये शब्द आना चाहिए, बोली शब्द आना चाहिए था। मरम बचन जब सीता बोली, लेकिन आया क्या है? बोला, पुल्लिंग है। तो इसका प्रयोग सीता के लिए ये व्याकरण का क्या माना जाएगा? दोष माना जाएगा। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आ गया, ये व्याकरण का दोष है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाद। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाद। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाद। व्याकरण दोष सही क्या होना चाहिए? व्याकरण सम्मत नियम के अनुसार
अरे अमरता के चमकीले पुतलो तुम्हारे, तेरे है। लेखक अमरता के चमकीले, देवताओं को संबोधित, कवि है महाकवि जयशंकर प्रसाद की जो रचना कामायनी है, कालजयी जो रचना कामायनी है, उसमें से ये पंक्तियां है बेटा। तो इसमें जो देव जाति का विनाश हुआ था उसको लक्ष्य करके उसको संबोधित करता हुआ रचना, अरे अमरता के चमकीले, अमर रहने वाले देव जाति। अब यहां कोई एक देव की बात नहीं है, संपूर्ण देव जाति की बात है। तो तेरे जो शब्द है वो एक वचन की ओर संकेत कर रहा है, व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति के लिए नहीं। तुम्हारे क्या आना चाहिए था? तुम्हारे वे जयनाथ, तेरी की जगह क्या आना चाहिए था? शब्द तुम्हारे वे जयनाथ। इस प्रकार से यहां तुम्हारे की जगह तेरे शब्द आए हैं। तो ये च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। कौन सा दोष माना जाएगा? च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा है ग्राम्यता दोष। तीसरा है ग्राम्यता दोष। अब ग्राम्यता मतलब ग्रामीण से है, बड़ा आसान सी बात है। जहां कवि की कविता या काव्य की जो भाषा है उसमें ग्रामीण शब्द या आम बोलचाल की जो भाषा है उसके शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहां ग्राम्यता दोष माना जाता है। फिर से सुनिए, जहां कवि काव्य की रचना करते समय, जहां कवि काव्य की रचना करते समय अपनी काव्य में, अपनी कविता में, उस काव्य की भाषा में ग्रामीण या आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का जब प्रयोग होता है या ऐसा प्रयोग होने लग जाता है तो काव्य के अंदर उसको व्याकरण की दृष्टि से उसको ग्राम्यता दोष कहा जाता है, यानी वो ग्राम्यता दोष होता है। उदाहरण के द्वारा, खोपरी पे परती पनहिया, जैसे खोपरी पे परती पनहिया ब्रज नारिन को, ब्रज नारिन को। अब देखिए बेटा, खोपरी और पनहिया, यद्यपि कवि की भाषा ब्रज रही है लेकिन इसके अंदर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। कौन से है ग्रामीण शब्द? खोपरी, खोपड़ी की जगह खोपरी, ग्राम आम बोलचाल की भाषा के अंदर खोपरी। कन्हैया, पाजेब जो होती है, स्त्रियां हैं वो पांव में पहनती है। कन्हैया किसके लिए है? पाजेब के लिए। तो यहां काव्य में, कविता के अंदर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यह कौन सा दोष है? ग्राम्यता दोष है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब देखिए बेटा, मूंड मुख के लिए आया है, मुंह है या मुख। अब ये जो शब्द है ये ग्रामीण शब्द है बेटा, मूंड, जो शब्द है ये ग्रामीण शब्द है। साहित्य में
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहां का रचनाकार ने इस शब्द का प्रयोग किया है, मुंड शब्द का प्रयोग किया, इसलिए यह ग्राम्यतव दोष माना जाएगा। यहां कौन सा दोष है? ग्राम्यतव दोष। इसके बाद में फिर एक और आगे दोष आता है जिसको अश्लीलतव दोष कहते हैं, चौथा। अश्लील शब्द से परिचित होंगे बेटा। भद्दापन, कूड़पन, जिन शब्दों को सुनने से बोलने में लज्जा गलानी महसूस होती है, शर्म आती है, मतलब बोलते समय, सुनते समय, तो कह सकते हैं बेटा कि जब काव्य में या कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक, घृणाजनक, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हो, जिससे काव्य में क्या आ जाए? भद्दापन आ जाए, कूड़पन आ जाए, पढ़ने में लज्जा, घृणा का भाव पाठक को या श्रोता को महसूस होने लगे, तो वहां अश्लीलतव दोष होता है। तात्पर्य कि जब काव्य में या कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक, घृणाजनक, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां काव्य में क्या आ जाता है? भद्दापन, कूड़पन आ जाता है, जिसको पढ़ने और सुनने से पाठक और श्रोता के मन में घृणा का भाव, लज्जा का भाव पैदा हो, तो वहां अश्लीलतव दोष माना जाता है। कौन सा दोष? अश्लीलतव दोष माना जाता है। जैसे यहां भी पंक्तियां हैं काव्य की, इन्हीं से उदाहरणों से ये जो काव्य के दोष है वो स्पष्ट होंगे बेटा। जैसे पंक्ति है, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्री महान। देखिए बेटा, पढ़ने और सुनने मात्र से ही मन में लज्जा और गलानी आती है। गलानी का जो भाव है वो पाठक के मन में, थूक कर चाटना यद्यपि मुहावरा है, फिर भी ग्लानिजनक है। तो यहां कौन सा दोष है? अश्लीलतव दोष है। ये घृणाजनक है, ये शब्द जो है वो घृणाजनक है, इसलिए यहां अश्लीलतव दोष है। फिर एक और देखिए आगे की इसी प्रकार की दो पंक्तियां। 10 से खाना खिलाया मैंने अपने यार को। दस से खाना खिलाया मैंने अपने यार को। दस से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी, प्यास जब उसको लगी, पेशाब मैंने कर दिया। देखिए बेटा,
इस रचना की यहां ये काव्य की जो पंक्तियां हैं, कविता की जो पंक्तियां हैं, पाठक जब इनको पढ़ता है तो बड़ी शर्म, लज्जा, घृणा महसूस होती है, ग्लानि आती है। 10 से खाना खिलाया, तो 10 का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति को जब 10 लगते हैं तो उसकी दशा क्या होती है, आप अच्छी तरह से परिचित हो। हालांकि इस शब्द का अर्थ और है, वो नहीं है, लेकिन यहां प्रयोग हुआ है तो पढ़ते ही पाठक के मन में एक बार तो इसका अर्थ, इसका भावार्थ जो हम समझ रहे हैं उसी से लेता है। वास्तव में इसका अर्थ अलग है बेटा, लेकिन काव्य में प्रयोग होने से, काव्य में इसका प्रयोग होने से यह अपने आप में ग्लानि पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, लज्जा महसूस करता है। 10 से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। मतलब अभद्रता सूचक शब्द है यह, अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है, सम्मानजनक नहीं है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ये शब्द नहीं है। अब मैं मूल आपको इसका अर्थ बता दूंगा क्या है। 10 का मतलब किससे होता है? हाथ। 10 का मतलब क्या होता है? हाथ। मैंने अपने यार को, मैंने अपने मित्र को बड़े प्रेम के साथ अपने हाथ से खाना खिलाया। प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। पेशाब पानी पेश कर दिया। पेशाब का अर्थ किससे है बेटा? यहां पानी से, कि पानी मैंने पेश कर दिया, ये तो है असलियत। लेकिन काव्य में जब ये शब्द आए हैं तो इन शब्दों के आने से ये भद्रता के सूचक है, जिनसे ग्लानि, घृणा, लज्जा पाठक श्रोता को महसूस होती है। इसलिए यहां ये अश्लीलता दोष माना जाता है। कौन सा दोष है? अश्लीलता दोष। अब इसके बाद में आगे शब्द दोष के अंदर एक और है, इसका उपभेद कह दो आगे का, वो है क्लिष्टव दोष। आगे जो दोष है वो है क्लिष्टव। अब क्लिष्ट कठिन, कठिनता या कठिनाई से। क्लिष्ट जो कठिन होता है, मुश्किल होता है, चाहे वो काम करना है, चाहे उठना है, बैठना है, कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया है जिसमें क्लिष्टता हो, जिसमें कठिनाई हो, जब से ही आभास होता है, पता चलता है। मतलब यूं कहें कि जहां काव्य में किसी शब्द का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, जहां काव्य में किसी शब्द का प्रयोग इस तरीके से या ऐसे किया जाए कि पाठक को उसका जो अर्थ है वो बड़ी कठिनाई के साथ समझ में आए, तो वहां क्लिष्ट दोष होता है। जहां काव्य में, कविता में किसी शब्द का जो प्रयोग है वो इस तरीके से या ऐसे प्रयोग में लिया जाए या किया जाए कि उसका जो अर्थ है वो बड़ी कठिनाई से समझ में आए, तो वहां क्लिष्ट दोष होता है। जैसे इसके लिए भी काव्य की पंक्तियां हैं, जैसे कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि, मंदिर
अरद अवधि बदी हमसो हरि आहर चली जात। बदी हमसो बदी हमसो हरि आहर चली जात। बदी हमसो हरि आहर चली जात। वेद नखत ग्रह जोरी। वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। अर्ध वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। बार देखिए बेटा, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की। इन पंक्तियों के अंदर गोपियों की वीर्य व्यथा का वर्णन है। गोपियां अपनी वीर्य व्यथा का वर्णन करती हुई कह रही है, आगे जिक्र कर रही है, कहत कत परदेसी की बात करे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात मत पूछ। कहत कत परदेसी, परदेसी किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए आया है कि उस कृष्ण की बात मत पूछो। वह हमसे मंदिर अर्ध, मंदिर अर्ध एक लंबी अवधि की बात है। अवधि शब्द है, मंदिर अर्ध अवधि। वह हमसे मंदिर अर्ध मतलब एक पखवाड़ा। एक पखवाड़े का तात्पर्य हो गया 15 दिन, कि 15 दिन में लौट कर आने की बात कह करके चले गए थे। गोपियां कह रही है कि वह हमसे 15 दिन में लौट कर आने की बात कह करके चले गई, परंतु अब 15 दिन लौट कर आने की बात कह करके चले गए थे। जो बदी हमसो हरि आहर चली जात। वह हमसे 15 दिन में लौटकर आने की बात कहकर चले गए, परंतु अब तो हरि आहर, हरि हरि शेर को बोलते हैं, आहर भोजन, शेर का भोजन। एक महीना लंबी अवधि, एक महीना भी 15 दिन की बात हुई थी। हरि आहर शेर का भोजन यानी एक महीने का भोजन। एक इतना लंबा समय, एक महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं। अब तो आगे क्या कर रही है? कोई बन वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत। अब वेद, वेद कितने होते हैं? 4 बेटा। वेद नखत नक्षत्र 4 वेद, चार वेद, नखत नक्षत्र 9 नहीं, वेद 4 नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। ग्रह 9, वेद नखत ग्रह जोरी, इनका जोड़ करने पर अर्ध करी, जोड़ने पर जोड़ करेंगे कितना आ गया? 40 आ गया। अर्ध करी आधा, आधा के का मतलब कितना हो गया? 20। सोई बनत अब खा, इनसे 40 का आधा करने पर कितना आएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। जो बनेगा सोई खात है, क्या बनेगा? 20।
अब विष का अर्थ यहां किससे है बेटा? विष का अर्थ है विष से, विष का मतलब जहर से है। विष का अर्थ किससे लिया है? विष से, यानी जहर से लिया है। इसका मतलब अब वो क्या करेंगे? कृष्ण लौट करके आएगा नहीं, लंबा समय उसको निकल गया है। अब हम उसकी विरह की अग्नि में जल रही हैं, हम दुखी हैं, हम उसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। अब हम क्या करेंगे? विष खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर। इस प्रकार से यहां अर्थ निकालना बड़ा कठिन काम है। अर्थ निकालने में जहां कठिनाई हो, जहां मुश्किल हो, तो वहां कौन सा दोष होता है? क्लिष्ट शब्द दोष होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द दोष के प्रकार थे। शब्द काव्य दोष के जो प्रकार है, जिनमें पहला शब्द दोष है, फिर वाक्य दोष है, फिर रस दोष है और फिर अर्थ दोष है। तो पहले अपने किया है शब्द दोष। ये शब्द दोष के आगे भेद हो गए बेटा, श्रुति कटुत्व दोष, प्रच्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यतव दोष, अश्लीलतव और क्लिष्टव। इस प्रकार से ये 5 शब्द दोष के उपभेद हो गए हैं, जो हमने कर लिए हैं। अब आगे अपने वाक्य दोषों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।